Students, we are learning Euclid's geometry and today we are going to solve some of the NCERT questions so that we can recall all the axioms and postulates. So, our topic is Euclid's geometry. Euclid's geometry. He has given so many important terms, that's why he is known as father of the geometry. So आज हम NCERT की exercise 5.1 solve करने जा रहे हैं and so that we can recall all the axioms and postulates. Fine. 5.1 and first question. The first question is, which of the following statements are true? Which of the following statements are true or false? And we will give reason also. Means कुछ true false के questions है, but we will give the reason also कि why they are true or why they are false. So first question is, only one line can pass. First question का first part. Only one line can pass through a single point. Point को I am writing PT. So what will be your answer? Only one line can pass through a single point. एक point से केवल एक ही line pass हो सकती है. आपका आंसर क्या होगा? Yes, false. Why false? The answer is false. Why? Because एक point से infinite line pass हो सकती है. ठीक है? In our previous lectures, we learned so many things. In that we also learned this also. कि एक पॉइंट है लाइक इट इज P, इससे हम लाइंस अगर बनाएं तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी लाइंस पास हो सकती हैं. ये तो मैंने 5-6 कर दी हैं, बट आप बनाते जाएंगे, आप थक जाएंगे, बट लाइंस बनती ही रहेंगी, उस पॉइंट से पास होती ही रहेंगी. सो आंसर क्या होना चाहिए कि एक सिंगल पॉइंट से वी कैन प्लॉट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस एंड हेयर द क्वेश्चन इज ओनली one line can pass through a single point. तो क्या हुआ, ये false हुआ. And what is the reason? The reason is infinite many lines can be passed through a point P or whatever. ठीक है. So यहाँ पर कौन सा एक्सोइम लगा हमारा, इसका रीजन हम क्या देंगे? Through a given point, infinitely many lines can be passed. रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बट हमें यूक्लिड्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. सो व्हाट एक्सियोम सेज, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी पास. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा कि दिस इज फॉल्स, बट वी हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो कि व्हाई इट इज फॉल्स और व्हाई इट इज ट्रू. सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, देयर आर an infinite number of lines which pass through two distinct points. Two distinct points. इसका भी आंसर क्या होगा? False.
वाई? क्योंकि दो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उससे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस नहीं पास होंगी, केवल एक लाइन पास होगी। ये तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी किया था, है ना। सो द आंसर इज फॉल्स एंड विल गिव द रीजन कि व्हाई इट इज फॉल्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पहले तो आप इसका आंसर लिख दें, इट इज फॉल्स। एंड व्हाई इट इज फॉल्स? लाइक हमारे पास ये दो पॉइंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर्स में। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। अब सॉरी, मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया है। अगेन आई एम मेकिंग टू पॉइंट्स। वी आर हैविंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब हम देखेंगे कि इन दो पॉइंट से होते हुए कितनी लाइंस पास हो सकती है, ठीक है। लाइक लाइन यहां से आ रही है, यहां से अगर लाइन को मैंने पास किया तो वो ए से तो पास हो रही है बट बी से नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई लाइन आ रही है, वो बी से तो पास हो रही है पर ए से नहीं हो रही है। केवल एक ही केस ऐसा होगा जो ए से भी पास होगा और बी से भी पास होगा। ये सारी लाइंस है इसलिए वी आर पुटिंग एरो। एरो शोज कि वो कोई भी कितनी भी लेंथ तक वो जा रही हैं, ठीक है। एक ही केस ऐसा आएगा जो दो पॉइंट से पास होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देयर इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एंड यहाँ क्वेश्चन दिया है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा? बाय एक्सोम 3 what it says, given 2 points there exist only one line through them. ठीक है, मीन्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनसे केवल एक ही वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू देम, सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट लिया एंड दिस इज सेकेंड। बहुत सिंपल से ट्रू और फॉल्स है बट उनका रीजन हमें पता होना चाहिए जिससे हमारे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स का रिवीजन हो जाए, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू थर्ड पार्ट। Third part is a terminated line. First question, third part. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides, ठीक है। Terminated line can be produced indefinitely on both the sides. So what will be your answer? Yes, true. And why it is true? उसके लिए हम रीजन देंगे। टर्मिनेटेड लाइन पहले हमें क्लियर होना चाहिए। In our previous class we learned this kind of definition. Terminated line यूक्लिड्स ने किसे बोला है? Those lines which are having two end points, means जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं आज के समय में, उसे वो उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन कंसीडर किया है। तो टर्मिनेटेड लाइन क्या हुई? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो पहले हम टर्मिनेटेड लाइन बना लें। लाइक दिस इज आवर लाइन सेगमेंट ए बी और टर्मिनेटेड लाइन। तो इसकी तो एक फिक्स लेंथ है बट इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, हम इस डायरेक्शन में भी इसको कितना भी लंबा बना सकते हैं, लेंथ ले जा सकते हैं, एंड इस डायरेक्शन में भी हम इसकी लेंथ को इनडेफिनेट तक ले जा सकते हैं। सो व्हाट इट सेज, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस हो रही है, यस,
एंड इनडेफिनेटली हो रही है क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं, हम उसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं। एंड बोथ दी साइड हो रही है, यस, ए के डायरेक्शन में भी हो रही है और बी के डायरेक्शन में भी हो रही है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। अब हम इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप में पोस्टुलेट है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बाय पोस्टुलेट 2। Postulate 2. Postulate 2 says terminated line can be produced in either direction indefinitely. मतलब दोनों डायरेक्शन में हम उससे indefinitely प्रोड्यूस कर सकते हैं. So now fourth part. The fourth part is if two circles are equal, then their radius are equal. ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा ट्रूथ है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। बट हम इसका रीजन कैसे देंगे? तो हम दो इक्वल सर्कल फॉर्म करेंगे, लाइक आई एम हैविंग सर्कल दिस एंड सेम सर्कल है हमारा। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत गड़बड़ बन सकता है बिकॉज आई एम प्लॉटिंग ऑन बोर्ड। ये हमारा सर्कल है, दोनों सर्कल हैं, एक ए है एक बी है एंड बोथ आर इक्वल। वो ऑलरेडी गिवन है बिकॉज दे आर सेइंग इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जब दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनकी जो रेडियस होगी, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, तो वो भी क्या होगी? इक्वल। क्योंकि अगर हम 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल फॉर्म करेंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बड़ा हो जाएगा। तो ये इक्वल कैसे रहेंगे? ए और ये सी है सपोज, तो ये इक्वल कैसे होंगे? पॉसिबल है? नहीं। इसलिए यूक्लिड सेज दैट कि जितने भी ये एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशंस हैं, दीज ऑल आर ऑब्जर्वेशन बेस्ड। मतलब उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया एंड दीज आर ऑल ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब हमको देख के समझ में आता है कि हम सही हैं या गलत हैं। इफ दे आर सेइंग टू सर्कल्स आर इक्वल मीन्स उनकी रेडियस भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमने डिफरेंट ले लिया, हमने एक सर्कल 1 रेडियस का ले लिया एंड एक सर्कल 2 यूनिट्स रेडियस का ले लिया, तो ऑब्वियस है 2 वाला बड़ा बनेगा और ये छोटा। वी कैन ऑब्जर्व दिस, यस। सो ये इक्वल होंगे ही नहीं। अब जब इक्वल नहीं होंगे तो इनकी रेडियस भी इक्वल नहीं होगी। बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दोनों सर्कल इक्वल है और जब इक्वल है तो उनकी रेडियस को भी इक्वल होना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। रीजन इसका हम जो लिखेंगे, रीजन इज इक्वल सर्कल हैज इक्वल रेडियाई, हैज इक्वल रेडियस। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इक्वल रेडियस है तो इक्वल सर्कल ही फॉर्म होंगे, वो अनइक्वल नहीं हो सकते हैं। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जब आप 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके 4 सर्कल बनाएंगे तो वो चारों सर्कल इक्वल ही बनेंगे। बट आप एक 2 सेंटीमीटर लेंगे और एक 3 लेंगे और एक 1 लेंगे तो सर्कल भी अनइक्वल रहेंगे। तो ये टोटल हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। And what is the reason behind this? Equal circle has equal radius. Now, fifth part. Fifth part is in figure 5.9 means book में एक figure दिया हुआ है। In figure 5.9, if AB equals to PQ, AB equals to PQ and PQ equals to XY, then
ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। डायग्राम जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, 3 लाइंस दी हुई हैं, लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई। 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं और वो उनके नेमिंग है ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई। एंड व्हाट दे आर सेइंग, ये वाला लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन इसके इक्वल है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है या 5 यूनिट्स है इसकी लेंथ, और ये इसके इक्वल है, तो इसकी भी कितनी लेंथ होगी, 5 यूनिट्स होगी। ये आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, दिस इज 5 यूनिट्स एंड दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस शुड बी 5 यूनिट्स। ठीक है। नाउ इन सेकेंड केस दे आर सेइंग ये वाला लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ये वाला लाइन सेगमेंट, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये भी कितना होगा, 5 यूनिट्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि PQ और XY को वो क्या बोल रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं। एंड इफ दे आर इक्वल मीन्स देयर लेंथ आर ऑल्सो इक्वल, तो वो भी 5 यूनिट होगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, AB भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। यस, AB इक्वल्स टू XY। यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C, है ना। तो यहाँ पर ये पहले तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, आंसर इज ट्रू। एंड द रीजन इज एक्सियम 1 which is things which are equal to the same thing are equal to one another। ठीक है, इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में लिखें तो इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C means automatically it implies that A equals to C। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक्सियम लगा, इट इज एक्सियम 1। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगी। हम 3 पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी एज राइट साइड में जो बैठे हैं उस पर्सन की एज के इक्वल है, तो जितनी मेरी होगी उतनी उनकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। यस, एंड वो जो पर्सन है लेफ्ट साइड में मेरे जो बैठे हुए हैं उनके इक्वल है, तो उनकी एज भी कितनी होगी, जितनी उन राइट साइड वाले की है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे वो इक्वल हो जाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू में, बिकॉज मेरी एज इनके इक्वल है, इनकी एज इनके इक्वल है, मीन्स वी ऑल 3 आर इक्वल इन एज, राइट। या एक सर्कल का एरिया मान लीजिए एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, न्यूमेरिक वैल्यू, हम जो भी बात कर रहे हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एक सर्कल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, एंड वो रेक्टेंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तो जो सर्कल का एरिया है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो जाएगा। सो एक्सियम 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सिंपल से ट्रू फॉल्स पढ़े, बट उसके थ्रू हमने कुछ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को रिवाइज किया। और टर्मिनेटेड लाइन वाला जो पोस्टुलेट था, तो टर्मिनेटेड लाइन हमें समझ में आना चाहिए कि टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट जिसके फिक्स पॉइंट्स है, एंडलेस नहीं है, वो कहीं से शुरू होके कहीं पे खत्म हो रही है, और उसको अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो वी कैन प्रोड्यूस इन इनडेफिनेट लेंथ। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। So we have solved first question and now we are solving second question of NCERT exercise 5.1. The second question is give definition for each of the following. Give definitions. Question को आप रेफर कर सकते हैं। First is parallel lines.
So what is the definition of parallel line? In our previous lecture we revised so many times, so now you should understand what is the parallel line. Parallel line means those lines who are not intersecting, जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं कर रही हैं. लाइक मैं केस लेती हूँ कि ये दो लाइन हैं जो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये कौन सी कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग. ठीक है. पैरेलल लाइन क्या हुआ? दोज हु आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दोज हु आर नॉट इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, यानी वो आपस में कभी मिल नहीं रही हैं, एक दूसरे के पाथ को कभी भी क्रॉस नहीं कर रही हैं, वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस. तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पैरेलल लाइंस क्या हुई? ये हुई. एडिशन में हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है. लाइक अब अभी इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2 यूनिट्स है, तो ऑल ओवर द टाइम वो 2 यूनिट्स ही रहेगा. अगर वो गड़बड़ हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे. तो इसके लिए समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक. हम जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम ट्रैक्स देखते हैं. यस, वो दोनों ट्रैक के बीच में एक डिस्टेंस होता है जो ऑल ओवर द ट्रैक मेंटेन रहता है. सो रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. और आपकी जो कॉपी होती है उसकी जो कॉपी में लाइंस होती हैं, रूरल कॉपी जो होती है उसमें लाइंस जो होती हैं, वो भी बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन है, क्योंकि हर लाइन के बीच में एक गैप मेंटेन होता है और वो गैप थ्रू आउट द पेज मेंटेन रहता है. मीन्स वो लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती. सो पैरेलल लाइंस दोज हु आर नॉट इंटरसेक्टिंग. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हम डेफिनेशन उनकी टर्म में लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गिव द डेफिनेशन, और साथ में अनडिफाइंड टर्म्स भी हमको एक्सप्लेन करनी है. तो हम पैरेलल लाइन की डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या होगी? 2 डिस्टिंक्ट लाइंस distinct lines which are not intersecting are parallel lines. अभी हमने एक्सप्लेनेशन में समझा दोज लाइन्स हु आर नॉट इंटरसेक्टिंग, बट उसको हम लैंग्वेज में अगर लिखें तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. अब उन्होंने इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी के सेकेंड क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि इसमें अनडिफाइंड टर्म्स भी आप बताइए. तो यहाँ पर क्या अनडिफाइंड टर्म है? इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जिसकी डेफिनेशन की हमें जरूरत है. अनडिफाइंड टर्म यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्टिंग. या अनडिफाइंड वर्ड क्या है? इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग क्यों है? इंटरसेक्टिंग को हमें समझाना पड़ेगा. अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए. तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 2 लाइन एक दूसरे का पाथ क्रॉस करती है, तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. तो आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह कैसे देना पड़ेगा कि आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एंड उस डेफिनेशन में आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है. तो यहाँ पर अभी वो अनडिफाइंड है. हम एक्सप्लेन करते हैं देन इट इज डिफाइंड, बट अभी एट प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन इट इज अनडिफाइंड. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट, परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं. परपेंडिकुलर क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं. 2 लाइन इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करें या मिलें या मीट करें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से,
टू लाइंस जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मीट करें कि दोनों तरफ वो जो एंगल बनाए वो राइट एंगल बने, ठीक है। लाइक मेरे पास एक लाइन है L, एक लाइन है M, पास हो रही है, बट यहां पर आकर इस पॉइंट P पर मीट कर रही है। मीन्स ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट अ पॉइंट P, बट ऐसे फॉर्म में क्रॉस कर रही है कि जो एंगल बन रहा है वो इधर भी 90 बन रहा है एंड इधर भी 90, एग्जैक्टली 90 डिग्री, विच इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। तो वो कहलाएंगी परपेंडिकुलर लाइन। M इज परपेंडिकुलर ऑन L, हम उसे कैसा लिखेंगे, नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो M इज परपेंडिकुलर ऑन L, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि दोनों साइड में इक्वल राइट एंगल फॉर्म होना चाहिए। दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करें। मान लीजिए ऐसे क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये एक लाइन है एंड M मेरे पास एक ये लाइन है जो यहाँ क्रॉस तो कर रही है, बट ये एंगल क्या 90 डिग्री बना रही है एग्जैक्ट दोनों तरफ? नहीं। सो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। कौन सा केस परपेंडिकुलर का हुआ? ये वाला, ठीक है। सो ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन, बट हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यस, तो डेफिनेशन सेज टू इंटरसेक्टिंग लाइन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं परपेंडिकुलर टू ईच अदर if one meets the other at a point and angle made by the first line with either side means दोनों साइड are equal to right angle, equal right angle। स्टूडेंट्स, ये तो हुई मैथ्स के फॉर्म में डेफिनेशन। इसको अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करें कि वो जिस पॉइंट पर मिलें, लाइक ये भी केस लिया हमने और ये भी केस लिया, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए एक ऐसे पॉइंट P पर मिले और जहां एंगल जो वो फॉर्म करें वो इक्वल राइट एंगल होना चाहिए, और वो भी दोनों साइड में, मीन्स यहाँ भी एंड यहाँ भी, या यू कैन से स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा? 180 डिग्री, बट इक्वली डिवाइड होना चाहिए, 90 इस साइड एंड 90 इस साइड, तभी वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा एंगल दोनों तरफ बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर का केस नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेशन यही बोलती है। नाउ थर्ड इज, यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म क्या है? राइट एंगल। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको इसमें क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। हेयर अनडिफाइंड टर्म इज राइट एंगल, राइट एंगल। एंड राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, 90 से न कम न 90 से ज्यादा, वो हमेशा राइट एंगल होता है। हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इस क्वेश्चन में कि गिव डेफिनेशंस एंड फाइंड द अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में अनडिफाइंड टर्म क्या है? राइट एंगल, ठीक है। नाउ थर्ड इज लाइन सेगमेंट। सो इसका थर्ड पार्ट है लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन। लाइन सेगमेंट,
अभी हमने जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट को समझा। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसकी फिक्स लेंथ है या उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। जब उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं तो वी कैन मेजर, हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ की लाइन सेगमेंट है। सो ये तो हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन, बट डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें, देन अ लाइन सेगमेंट AB, a line segment AB of a line L is the continuous part of line L. Line L from A to B without any gap. Any gap. अभी हमने जस्ट पढ़ा कि लाइन सेगमेंट में जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, बट ये आया कहाँ से होगा? तो डेफिनेशन वो बता रही है कि एक लाइन है, मान लीजिए L, ठीक है, लाइन है हमारी L, चली जा रही है। इसको अगर हम डॉटेड ले लें तो और अच्छा है। एक लाइन हमारी L है, ठीक है, उसमें से एक पार्ट हमने लिया, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, उसमें से एक पार्ट हमने लिया, वो लाइन सेगमेंट होगा। मीन्स दे आर सेइंग अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ अ लाइन L, इस लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट AB। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, एक बहुत इनडेफिनेट लंबी लाइन है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, पर उसमें से हमने कुछ पार्ट ले लिया, तो उस पार्ट को तो हम मेजर कर सकते हैं। यस, सो अ लाइन, उसका एक पार्ट AB और गैप भी नहीं है, मीन्स उसमें से ही हमने निकाला हुआ है। सो दिस इज लाइन सेगमेंट AB। अब इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या है? कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ L। Here undefined term is continuous part of L. Like we have explained already कि एक लाइन है जो कंटिन्यूसली चली जा रही, इनडेफिनेट लेंथ तक जा रही है, उसमें से हमने एक पार्ट लिया, वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा। मीन्स वो टर्मिनेटेड पार्ट होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेडियस, फोर्थ इज radius, point of a circle always remains as a constant distance from the center of the circle। ठीक है, रेडियस को, ये तो डेफिनेशन हुआ, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सर्कल बना लें। यस, दिस इज आवर सर्कल। सर्कल विदाउट सेंटर पॉसिबल है? नहीं, तो ये हो गया हमारा सेंटर O, एंड ये O से लेके मान लीजिए इसे हमने P नाम दे दिया। सो OP इज आर रेडियस। तो रेडियस को वो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑलवेज रिमेन्स एज ए कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब सेंटर से यहाँ पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। इस सर्कल की मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, OP इज 1 सेंटीमीटर, तो थ्रू आउट द सर्कल इट इज 1। आप इसको कहीं भी मेजर कर ले, कोई भी डायरेक्शन में, यहाँ 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 कुछ भी ले ले, ये हमेशा OP
1 यूनिट ही रहेगा अगर ये 1 है तो। मैंने तो एक अजम्पशन लिया है कि मान लीजिए मैंने एक 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल को फॉर्म किया है, ठीक है। सो थ्रू आउट द सर्कल वो 1 कांस्टेंट रहेगा। सो व्हाट इज रेडियस कि ओपी जो है उसको हम कहीं भी पूरे सर्कल में मेजर करें, ये भी रेडियस होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, 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 मीन्स ऑलवेज रिमेन एज ए कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये टेक्निकल फॉर्म में डेफिनेशन है, बट हमें वैसे रेडियस समझ में आता है कि हम सर्कल जब भी फॉर्म करते हैं तो सेंटर से लेके सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है। अब इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या हुई, सर्कल एंड सेंटर। हमने सर्कल वर्ड यूज तो कर लिया बट विच इज अनडिफाइंड इन दिस डेफिनेशन एंड सेंटर। तो हमको पता है ऑलरेडी सर्कल एंड सेंटर क्या होते हैं। सर्कल मीन्स जो सेंटर से फॉर्म होता है और सेंटर हमेशा एक पॉइंट होता है, डॉटेड पॉइंट, बहुत ही फाइन और शार्प पॉइंट होता है और उससे हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वॉट एवर, और उससे हम जो एक गोल सरफेस फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म क्या हुई डेफिनेशन में, सेंटर एंड सर्कल, ठीक है। एंड लास्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर।